हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर स्मिता तलवार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 2 विकास के सिद्धांत पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने विकास के कुछ नियमों पर चर्चा शुरू की थी। उसमें आपको बताया था कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नियमों के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो विकास में जो नेक्स्ट जो इसका सिद्धांत है वो है अब विकास में क्रांतिक अवस्था होती है। डेवलपमेंट हैज़ अ क्रिटिकल स्टेज। डेवलपमेंट हैज़ अ क्रिटिकल स्टेज अर्थात विकास के क्रम में कई क्रांतिक अवधियाँ होती हैं। किसी घटना का बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कोई भी ऐसी बचपन की घटना हो जो कि उसके जीवन में मोड़ ले आए, उसे हम क्रांतिक अवधि कह सकते हैं उस काल को। तो बच्चे के पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और सामाजिकरण की दृष्टि से इन जो क्रिटिकल पीरियड्स में जो होती हैं या क्रांतिक जो अवधियाँ होती हैं, इनका सही ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कई रिसर्चेस में ये जाना जा चुका है कि अर्ली डेवलपमेंट इज़ मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। अर्थात शुरू के जो वर्ष होते हैं उसमें बच्चे को जो भी अनुभव होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, महत्व रखते हैं। और आपने सुना भी होगा, एक कहावत है कि एज द ट्विग इज़ बेंट सो द ट्री इज़ इंक्लाइंड। और मिल्टन ने इसी बात को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से कहा है और ये कहा है कि द चाइल्डहुड शोज़ द मैन एज मॉर्निंग शोज़ द डे। फ्रॉयड जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है, उनके अनुसार बचपन में यदि बच्चे को अनुभव अनुकूल ना हो तो आगे चलकर वह जीवन की बहुत सारी जो परिस्थितियां उसके सामने आती हैं उसमें वो सही रूप से समायोजित नहीं हो पाते हैं। और एरिक्सन जो हैं उन्होंने भी अपने मानव जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है, जिनमें ये प्रत्येक अवस्था एक विशिष्ट जो स्तर है उसमें जितने भी विशिष्ट उसकी जो प्रत्येक अवस्था जो है उसमें विशिष्ट स्तर के जैसे सामाजिक या इमोशनल सांवेगिक अनुभूतियाँ जो या फीलिंग्स जो होती हैं उनके विकास के लिए क्रांतिक अवधि जो होती है। तो क्रिटिकल पीरियड बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं बच्चे की लाइफ में। नेक्स्ट जो इसका प्रिंसिपल है वो है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो आप जानते हैं कि जैसे गर्भावस्था है, गर्भकालीन अवस्था, उसके बाद फिर शैशव अवस्था है, फिर उसके बाद आता है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ये जो अवस्थाएं होती हैं ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। हर अवस्था में जो भी विकास में परिवर्तन होंगे, चाहे वो कभी मंद गति से हो चाहे वो तीव्र गति से हो, वो परिवर्तन बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। इसीलिए विकास में की हर अवस्था बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और प्रत्येक अवस्था में उसके अनुभव, बच्चे के अनुभव जो होते हैं उसकी एक अलग महत्व है उसका। जैसे कि अगर उसके हेरिडिटरी या आनुवांशिक जो गुण हैं उनको उभारने के लिए, उसकी प्रतिभा अगर कुछ है तो उसको निखारने के लिए किस प्रकार का वातावरण मिलता है, ये सब चीज़ें विकास में मायने रखती हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कि विकास में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट। जबकि विकास के जो प्रतिमान हैं वो तो सभी बच्चों में एक समान होते हैं। जैसे अपन मान के चलते हैं कि हाँ, 5 महीने की उम्र में, 6 महीने की उम्र में बच्चा बैठने लग जाएगा, तो ये प्रतिमान होते हैं। किंतु हर बालक के विकास प्रतिमानों का अपना अलग
व्यक्तिगत गुण होता है, व्यक्तिगत स्वरूप होता है। सभी बच्चे एक समान उम्र में एक ही तरह से विकसित नहीं होते। एवरी पर्सन इज़ इंडीड बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच एवरी अदर। यहाँ तक कि आइडेंटिकल जो ट्विन्स होते हैं, जो एक समान, जिनको हम जुड़वां जो कहते हैं, वो भी, उनके भी जो वातावरण भी समान नहीं होते हैं। बाहर का जो वातावरण है या भीतर का जो वातावरण है, दोनों परिस्थितियों के कारण उसमें बहुत सारी भिन्नता उनमें पाई जाती है। बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसके वंशानुक्रम या आनुवंशिक गुणों के आधार पर तथा बाहर का जो वातावरण है, जैसे उसका फूड है, भोजन है, उसकी हेल्थ है, उसको किस तरह की हवा मिल रही है, सूर्य की रोशनी घर पे पहुंच रही है, मौसम कैसा है, उसके इमोशंस कैसे हैं, ये सब जो हैं, और शारीरिक जो उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो क्या है, इन सब पे निर्भर करता है। और बौद्धिक विकास जो है, जो मानसिक विकास जिसे हम कहते हैं, वो भी उसमें भी हेरिडिटी अपना रोल प्ले करती है। इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का आपका एक अलग चैप्टर है, उसे आगे लेंगे। और जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो भी जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। अब व्यक्तित्व विकास के लिए जो जेनेटिक फैक्टर हैं, उनके साथ साथ उसकी अभिवृत्ति, उसके घर तथा सामाजिक संबंध, ये मुख्य भूमिका अदा करते हैं। विभिन्न जो क्षेत्रों में जो है रेस के दो बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास में भिन्नता पाई जाती है। हर जो जाति जो है या रेस है, जिसका अलग अलग इफ़ेक्ट, अलग अलग प्रभाव भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनका प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है इनका प्रभाव, पर हाँ, वातावरण किस तरह का मिलता है उस पे भी उसका भी प्रभाव विकास पे पड़ता है। बहुत सारे ऐसे जो इस दिशा में अध्ययन हुए हैं, स्टडीज़ हुई हैं, उनमें ये स्पष्ट हुआ है कि किसी भी आयु विशेष पर सभी बालक समान ढंग से व्यवहार नहीं करते। और क्योंकि इतनी भिन्नताएं पाई जाती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो लालन पालन किया जाए उनकी समान विधियां यूज़ हो जाएंगी। हर पेरेंट अपने बच्चों को अलग तरीके से उनका लालन पालन करते हैं। तो ऐसा देखा भी गया है कि कुछ बच्चे माता पिता के अनुशासन से या नियंत्रण के प्रति अनुकूल भाव प्रदर्शित करते हैं। वो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो चलते भी हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ज़्यादा अनुशासन और नियंत्रण में वो अपना विरोध प्रकट करते हैं और अनिच्छा व्यक्त करते हैं। तो विकास में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है कि विकास की जो गति है वो परिवर्तित होती रहती है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। अब ये रेट क्या है? रेट ऑफ डेवलपमेंट है कि जब हम कहें कि किसी बच्चे की जो विकास हो रहा है वो उसमें जो डिफरेंसेस है रेट ऑफ डेवलपमेंट में, देयर आर डिफरेंट रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। कैसे कि जबकि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, पर भिन्न भिन्न अंगों का विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। शरीर के सभी अंगों में एक समान अनुपात हो, इसके लिए भी भिन्न भिन्न गति में विकास होना ज़रूरी है। हाथ, पैर, नाक आदि का विकास किशोरावस्था तक हो जाता है, किंतु कंधे तथा मुख के नीचे के भाग जो होते हैं वो देर से विकसित होते हैं। शारीरिक विकास के समान ही मानसिक विकास की गति भी भिन्न होती है। मानसिक क्षमताओं के जो मापन के क्षेत्र में हुए जो स्टडीज़ हुई हैं, अध्ययन जो हुए हैं, उनसे पता चलता है कि जो सृजनात्मक कल्पना का विकास है वो बाल्यावस्था में, बचपन में बहुत तीव्र होता है। आप देखते हैं बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं और वो नई नई चीज़ें निकाल के बनाते हैं। उनके पास कोई भी अब तो कुछ चीज़ें कागज़ और कुछ अलग कर दो तो वो कुछ ना कुछ उसका बना के देखते हैं। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि बच्चों को अगर सृजन के लिए कुछ करने को दिया जाए तो वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और किशोरावस्था में उनका अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाए उस क्रिएटिविटी में, सृजन में, तो वो और भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये जो विकास की भिन्न भिन्न गतियाँ हैं, ये परिवर्तन भी इनमें होता रहता है क्योंकि किस प्रकार का उनको माहौल मिलता है। नेक्स्ट है इसमें
कि विकास जो है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। पहले तो परिपक्वता क्या है, मैच्योरिटी होती है, और अधिगम जो है वो लर्निंग है। ये भी आपका एक चैप्टर है, इसमें भी आपको आगे आपके जो क्लासेस होंगी तो उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में। तो परिपक्वता और जो ये अधिगम है, लर्निंग है, मैच्योरेशन एंड लर्निंग जिसको बोलते हैं, तो ये इनका एक अपना अपना रोल है विकास में। पहले जो है वो परिपक्वता होती है, उसके बाद ही कुछ और लर्निंग की जाती है। तो ये जो आप जो विकास के जब नियम पढ़ते हैं तो ये जो पूरे अवस्थाओं में विकास के सारे जो नियम हैं ये लागू होते हैं। बालक का जो मानसिक विकास है, शारीरिक, दोनों विकास जो है परिपक्वता और लर्निंग, सीखना के परिणाम स्वरूप होता है। तो जबकि ये पूरा स्पष्ट नहीं है अभी कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परिपक्वता इम्पोर्टेंट है ज़्यादा या लर्निंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विकास की दृष्टि में, ऐसा अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन जो मनुष्य है उसके वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों का या क्षमता का विकास जो है उसको परिपक्वता माना जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। और ये जो व्यवहार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, ये उम्र के साथ बढ़ते हैं। जबकि परिवर्तन जो है वो सीखने का परिवर्तन कहलाता है। और जो ये सीखना है ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, अभ्यास और प्रशिक्षण पर। आपने देखा भी होगा, आप भी करते हैं, तो ये अभ्यास और प्रशिक्षण पर भी निर्भर करता है। सीखने से क्या होता है कि बच्चा नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है और अपनी क्रियाशीलता को बढ़ाता भी है। गर्भकालीन जो अवस्था होती है उसमें विकास परिपक्वता के कारण होता है। थोड़ा जब विकास जो है बालक की क्रियाओं के कारण होता है। और आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा कि गर्भावस्था में जो गर्भस्थ शिशु होता है ज़्यादा क्रियाशील होता है, और बाद में बहुत सारे जो उनके शारीरिक कौशल हैं उनको वो जल्दी सीख लेते हैं। हर्लॉक जो हैं उन्होंने भी बताया कि परिपक्वता अधिगम के लिए, मतलब सीखने के लिए या लर्निंग के लिए, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल प्रस्तुत करता है तथा बालक के व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों और क्रमों का अधिकांशतः निर्धारण करती है। परिपक्वता विकास की सीमाओं जो होती हैं, विकास की जो सीमाओं का निर्धारण करती है। इन सीमाओं के बाद अधिगम के द्वारा भी विकास अग्रसर नहीं होता है। तो ये तो है कि जो भी हम कह सकते हैं कि परिपक्वता किसी अपने ही अंदर सीमित जीवन चक्र से क्रिया करने वाले जीव प्रभावों का विशुद्ध योग है, जबकि सीखना जो है वो विकास है जो व्यक्ति के अभ्यास और प्रयत्न करने से होता है। तो और गैसेल जो एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उनका ये विचार है कि अधिगम की अपेक्षा परिपक्वता अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जब तक पेशीय परिपक्वता नहीं आती है सिर्फ अधिगम से या लर्निंग से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए जो लर्निंग से पहले, सीखने से पहले परिपक्वता होना आवश्यक है। किंतु शारीरिक जो हमारे अंग होते हैं उनके परिपक्व होने के बाद क्रियाओं और व्यवहार का विकास पूरी तरह से लर्निंग पर निर्भर करता है, सीखने पर निर्भर करता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर बच्चे का शोल्डर, कंधे जो हैं वो मजबूत होंगे और फिर उसके बाद उसकी बाहें जो हैं, आर्म्स जो हैं वो भी जब मजबूत होंगी, उनमें जो पेशियाँ जो है वो उसमें मजबूती आ जाएगी, तो उसके हाथ में जब मजबूती आ जाएगी तब वो अच्छी तरह से बॉल को पकड़ पाएगा, बॉल को फेंकेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मैच्योरेशन और लर्निंग जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, और मैच्योरेशन पहले होगा, उसके बाद वो उसे लर्न कर पाएगा, सीख पाएगा। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है या अभिवृत्तियां हैं उसकी, और रुचियां, व्यवहार के प्रकार में पाए जाने वाले जो व्यक्तिगत अंतर होते हैं, आप भी अपने फ्रेंड्स में आपस में देखते हैं कि पर्सनालिटीज़ में अंतर पाया जाता है। तो ये जो व्यक्तिगत अंतर होता है केवल परिपक्वता के नहीं बल्कि परिपक्वता एवं सीखना दोनों का प्रतिफल है। परिपक्वता उन सीमाओं को बांध देती है जिसके आगे विकास नहीं जा सकता, चाहे सीखने की विधियाँ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, और चाहे सिखाने वाला या सीखने वाला कितना ही अधिक
अभिप्रेरण युक्त क्यों ना हो। तो ये एक बहुत वो है कि इस बात को गैसल ने भी माना है, और उन्होंने कहा है कि विवृद्धि की जन्मजात क्षमता प्रकृति की देन है, उसको दिशा दी जा सकती है लेकिन पैदा नहीं किया जा सकता, और ना ही किसी शैक्षणिक उपाय से ही उसकी सीमाओं को लांघा जा सकता है। ये बात है। और जैसे आपने देखा भी होगा कि बच्चे को ज़बरदस्ती सिखाने से न केवल असफलता हाथ आएगी बल्कि बच्चे का व्यवहार भी नकारात्मक और विरोधी हो जाएगा। और क्योंकि महत्व इसका इतना नहीं है कि हम क्या करते हैं, महत्व इस बात का ज़्यादा है कि हम कब करते हैं। थैंक यू।